हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं अपने हिंदी गद्य खंड का 9वां चैप्टर, और जिसका नाम है अभिनयों। आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिनयों पाठ के जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी, उनके बारे में हम लोगों ने परिचय लिया था। उनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था, उनकी जीवनी के बारे में जाना था, बहुत कुछ जाना था हम लोगों ने अशोक वाजपेयी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभिनयों पाठ के सारांश को पढ़ने वाले हैं कि इस अभिनयों पाठ में क्या क्या अशोक वाजपेयी के द्वारा बताया गया है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सब जो है लेखक परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ से जो है आपका पाठ का सारांश स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पाठ का सारांश। ठीक है, पाठ का सारांश। चलिए अब यहाँ से जो है आपका पाठ स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि अभिनयों जो है एक जगह का नाम है और वह फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहीं पे अशोक वाजपेयी को एक बार जाने का मौका मिलता है और वहाँ पे जाने के बाद अशोक वाजपेयी के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इन्होंने कितनी रचनाएं किया है, उन्होंने वहाँ पर कितने दिन तक रहे थे और वहाँ की स्थिति उस समय की क्या थी, अब की स्थिति वहाँ पे क्या है, ये सभी बातें अशोक वाजपेयी ने इस पाठ के माध्यम से हम लोग को बताया है। तो यहाँ से पाठ स्टार्ट होता है आपका कि लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनयों गया था। अशोक वाजपेयी कह रहे हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले मैं पहली बार अभिनयों में गया था। तो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जहां कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि 10 वर्ष पहले अशोक वाजपेयी अभिनयों में गए थे। और ये अभिनयों कहाँ है, तो दक्षिणी फ्रांस में है, रोन नदी के किनारा बसा हुआ एक पुराना सा शहर है। ठीक है, और ये पहले पोप की राजधानी हुआ करती थी। पहले पोप की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब जो है अभिनयों में हर साल गर्मियों के मौसम में वहाँ पे फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हर वर्ष गर्मियों के मौसम में रंग समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो आपका ऑप्शन होगा अभिनयों। ठीक है, अभिनयों कैसा शहर है, तो अभिनयों एक पुराना शहर है। अभिनयों किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभिनयों कहाँ है, तो फ्रांस में है। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है। इसके बाद है कि उस वर्ष महाभारत केंद्र में था। ठीक है, पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। अब कह रहा है कि उस वर्ष जो है भारत केंद्र में था, यानी कि भारत की चर्चा हो रही थी उस समय। भारत की चर्चा होने का मतलब क्या है, जो महाभारत ग्रंथ है वो कहाँ का ग्रंथ है, भारत का ही ग्रंथ है। और ये महाभारत ग्रंथ जो है ना वहाँ पे प्रस्तुत किया जाने वाला था विवादास्पद। और विवादास्पद मतलब एक विवाद वाला, मतलब कि एक ऐसी रचना की गई जिसमें विवाद हो सकते हैं या फिर विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और यह रचना किसने किया था, पीटर ब्रुक ने। पीटर ब्रुक ने महाभारत का रचना किया था और वह रचना जो था विवादास्पद था, जिसमें विवाद होने की संभावना थी। ठीक है, उसमें कुछ बातें लिखी गई होंगी जिससे विवाद हो सकता था। तो ये महाभारत जो है कहाँ पे प्रस्तुत होने वाला था, तो ये अभिनयों में प्रस्तुत होने वाला था। और इसी सिलसिले में अशोक वाजपेयी को निमंत्रण मिला था कि आप भी अभिनयों आइए। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक छोटा सा हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मान के चलिए कि ये आपका रोन नदी है। ठीक है, तो रोन नदी के एक साइड में क्या है, अभिनयों है। और कह रहा है कि इसके ठीक दूसरी साइड में, रोन नदी के ठीक दूसरी साइड में एक छोटा सा हिस्सा है और यह लगभग स्वतंत्र है, यानी कि यह एक छोटा सा गांव है। और इस गांव का नाम क्या है, इस गांव का नाम है विल्लेनौव ला अभिनयों। विल्लेनौव ला अभिनयों। विल्लेनौव ला अभिनयों का मतलब होता है कि एक छोटा सा गांव, अभिनयों का एक छोटा सा गांव। विल्लेनौव ला अभिनयों का अर्थ यही होता है कि अभिनयों का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था ठीक रोन नदी के दूसरी साइड में।
रोन नदी के एक साइड में अविन्यो है और एक साइड में अविन्यो का ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। समझ गए आप लोग? तो नाम है विल्लेनव अविन्यो। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला शत्रुज। अब कहने का क्या मतलब है कि ये जो गांव था छोटा सा, वहाँ पे फ्रेंच शासक के द्वारा एक किला बनवाया गया था और उस किले पर जो अधिकारी होते थे उस किले पर तैनात रहते थे और वो पोप की गतिविधियों पे नज़र रखते थे कि पोप क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि हर एक देश के हर एक बॉर्डर पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और उनका काम क्या रहता है? नज़र रखना। जो अपने पड़ोसी देश हैं उन पर नज़र रखना कि वो पड़ोसी देश क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है। ठीक है, तो पोप के जो राजधानी थी उस पर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने एक किला बनवाया था और वहीं पे एक ईसाई मठ भी बना था। ठीक है, एक ईसाई मठ भी बना था जिसका नाम है क्या? ला शत्रुज। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ है। क्या है? ला शत्रुज एक ईसाई मठ है जो कार्थूसियन संप्रदाय का, कार्थूसियन संप्रदाय वहाँ पे रहते थे, तो कार्थूसियन संप्रदाय के लिए एक ईसाई मठ बना था, वह है ला शत्रुज। ठीक है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ठीक है, उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ला शत्रुज का उपयोग कब से लेकर कब तक होता रहा। तो ला शत्रुज का उपयोग जो है 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा है और इसके बाद अब इसमें एक कला केंद्र स्थापित है। अब 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक तो उसका उपयोग हुआ, धार्मिक उपयोग हुआ, लेकिन उसके बाद अब के समय में वह एक कला केंद्र बन गया है। ठीक है, अब के समय में वहाँ एक कला केंद्र स्थापित है और यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। और उस केंद्र में क्या होते हैं? रंगमंच का केंद्र बना हुआ है जहाँ पे नाटक भी होते हैं, लेखन के कार्य होते हैं। ठीक है, मतलब कि रंगमंच वाले जो हैं काम वहाँ पे होते हैं और लेखन के भी काम होते हैं। अब कह रहे कि मेरा प्रवास वहाँ 19 दिन का था। अशोक वाजपेयी अविन्यो में कितने दिन तक रहे थे? तो अविन्यो में अशोक वाजपेयी 19 दिन रहे थे। कितने दिन? 19 दिन। ये खुद कहते हैं कि मैं वहाँ पे 19 दिन रहा था। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे थे। यानी 24 अक्टूबर को गए थे और 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक वहाँ पे रहे थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 19 दिन इन्होंने वहाँ पे बिताया है और 19 दिनों में इन्होंने क्या किया है? कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य। देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मात्र 19 दिन रहे थे वहाँ पे और 19 दिन में इन्होंने 35 कविताएं भी लिख दी, 27 गद्यों की भी रचना कर दी। सोचिए कितने टैलेंटेड ये लेखक हैं, कितने टैलेंटेड राइटर हैं। मात्र 19 दिन में इन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्यों की रचना की और अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो अविन्यो जो है फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र क्या है, या फिर फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, और इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आप लोग का ऑप्शन जो होगा अविन्यो जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अविन्यो, और ये भी याद रखिएगा कि ल मादामोजेल द अविन्यो किसकी रचना है? तो ये पिकासो की रचना है। यानी पिकासो ने एक रचना की और उस रचना का नाम क्या है? ल मादामोजेल द अविन्यो। अब मैंने पहले ही बताया था कि यह एक सर्जनात्मक संग्रह है। सर्जनात्मक संग्रह का मतलब जिसमें गद्य भी हैं और काव्य भी हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो गद्य थे। अब इसमें 2 छोटे छोटे कविताएं भी दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। पत्थर जो हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ये शीर्षक का कहना है। अब कविता में क्या है
तो किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए, शिरा शिरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। करें कि किसी देवता या फिर किसी काल, यानी कि किसी समय, काल का मतलब समय, करें कि ये जो पत्थर हैं वो किसी देवता का इंतजार नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं, ये भी तो पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये किसका इंतजार कर रहे हैं। ये इतने धैर्यवान हैं, इतने धैर्य से रहें कि धीरे 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 ये जो हैं छिल जाते हैं, धीरे धीरे इनका रेशा निकल रहा है, ठीक है। इतने बड़े बड़े चट्टान धीरे 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 छोटी आकार में होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मतलब घिसते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ये किसके इंतजार में है, किसके इंतजार कर रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, और ये जो पत्थर हैं बिना शब्दों के कविता लिखते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी किसी राइटर ने या फिर किसी लेखक ने बिना शब्दों के कविता लिखा हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अशोक वाजपेयी कहते हैं कि ये पत्थर ऐसे हैं जो बिना शब्दों के कविता लिखते हैं, पर पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। लेकिन पता ही नहीं आखिर ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये पत्थर, ठीक है। और ये आपका दूसरा कविता इसी में दिया गया है, इसी पाठ में। और इस कविता का शीर्षक जो है नदी के किनारे भी नदी है। इसको समझिएगा थोड़ा, नदी के किनारे भी नदी है। करें कि यहाँ पास में ही रोन नदी है, एक तरफ बिल्लनो और दूसरी ओर अभिन्यो है। तट पर बैठो तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। यानी आप लोग भी कभी महसूस किए होंगे किसी नदी के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे बैठिएगा आप लोग, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब जल हिलकोरे मारता है ना, तो जल हिलकोरे मारता है तो वहाँ पे ऐसा महसूस होता है जैसे कि जल जो है अस्थाई है, जैसे ऐसा लगता है कि जल अस्थाई है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बह रहे हैं, हम लोग नदी के साथ बह रहे हैं। इसी बात को कवि कहते हैं कि नदी के किनारे भी एक नदी है, यानी कि जो तट पे बैठे रहते हैं या फिर तट पे जो खड़े रहते हैं उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो खुद बह रहे हैं, नदी रुकी हुई है, वो खुद बह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं, ठीक है। नदी के पास होना नदी होना है, यानी अगर आप नदी के पास होते हैं तो आप समझिए कि आप खुद नदी हैं, ठीक है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है। अब नदी की जब लहरें आएंगी तो वह सबको भिगोएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि नदी सबको समान रूप से देखती है और मनुष्यता भी इसी में है कि सबको समान रूप से देखा जाए। अपने साथ करती है, उसी प्रकार कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो नदी है वो अपने साथ सबको भिगोती है, सबको अपने में मिला लेती है। ठीक उसी प्रकार, ठीक नदी के प्रकार अगर हम लोग कविता की तुलना करें तो कविता भी उसी प्रकार अपने अंदर सबको संजो लेती है, सबको अपने अंदर मिला लेती है। यानी कि यहाँ पे जो लेखक हैं, कविता और नदी में जो समानता है, कविता और नदी में जो समानता है उसको यहाँ पे इन्होंने प्रमाणित किया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार नदी है उसी प्रकार कविता भी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।